अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल फैक्ट्स। आज की इस वीडियो में हम 12th टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो 12th टेबल थे ये एक रूल हैं, ये एक रेगुलेशंस हैं, जो कानून बनाया गया था। ये 12th टेबल तहरीर शुदा कोडिफाइड फॉर्म में मौजूद था। जब ये पुराने वक्तों में जब कोई मसले मसाइल बनते थे, लोगों के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होता था, तो इन 12 टेबल के ज़रिए ही वो उनको सॉल्व किया जाता था। इन 12 टेबल के ज़रिए ही उनको सेटल डाउन किया जाता था। तो ये जो 12 टेबल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिलता जुलता है और बिल ऑफ राइट्स के साथ भी मिलता जुलता है। ठीक है, ये कोडिफाइड फॉर्म में था, लिखा हुआ था, तहरीर शुदा था, ताकि हर कोई इसको पढ़ सके और इसको देख सके, इससे मालूमात हासिल कर सके, कोई भी इससे अनजान न रहे। ठीक है, ये एक ऐसा कानून बना दिया गया था कि जो हर सिटीजन फॉलो करता था, उसी के मुताबिक अपने फ़ैसले किया करते थे। कोई मसला मसाइल होता तो उसी कानूनों के ज़रिए हल किया करते थे। ये जो पुराने वक्त अगर हिस्ट्री के में गवर्नमेंट की बात करें तो ये 12 टेबल है, ये स्पेशल प्लेस के लिए ऑक्यूपाई था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फैलता गया और ये सदियों तक ये चलता आ रहा है। ठीक है ना, ये जो बनाया गया था रिटर्न फॉर्म में जब आया था 451 टू 450 BC तक। ठीक है ना, फर्स्ट रिटर्न लॉ ऑफ द रोमन्स, ये पहला था जो नहीं कानून था, जो रिटर्न लॉ बनाया गया था, जो तहरीर शुदा लॉ था, ये पहला लॉ था जो बनाया गया था। ठीक है, ये बेसिस ऑफ प्राइवेट फॉर रोमन सिटीज़न, ये जो रोमन सिटीज़न थे उनकी ज़रूरियात को, उनके मसले मसाइल हल करने के लिए उसी बुनियाद पर बनाया गया था, ताकि ये सिटीज़न इनके दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट राइज ना हो। अगर कोई हो जाए तो वो इस कानूनों के ज़रिए अपना जो नहीं है इसको हल कर सकें, अपने मामलात को सेटल डाउन कर सकें। ठीक है ना, अफरा तफरी का शिकार ना हो, इंतशार का शिकार ना हो और इसके साथ इसके मुताबिक फ़ैसला कर सकें। ठीक है, और ये सब के ऊपर इक्वली अप्लाइड किया गया था। कोई छोटा बड़ा नहीं देखना, जो जिसने जुर्म किया है इस कानूनों के मुताबिक उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी। ठीक है ना, अब हम इसकी जो 12 टेबल हैं वो देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी लिखी है ताकि बस आपको समझ आ जाए। इसकी मज़ीद भी आप वज़ाहत कर सकते हैं, जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप इसकी मज़ीद भी वज़ाहत कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 12 टेबल का। तो फर्स्ट टेबल में क्या लिखा हुआ था कि अगर आपको कोर्ट की तरफ से समन आए तो आपने ज़रूर हाज़िर होना है। ठीक है, कोर्ट अगर आपको बुलाती है, कोई कार्रवाई, आपको मुकदमा दायर हो गया है, आप पर कोई कार्रवाई शुरू होनी है, तो कोर्ट आपको बुलाती है, समन करती है, तो आपने ज़रूर पहुंचना है। ये फर्स्ट टेबल में लिखा हुआ था। फिर सेकंड टेबल में क्या है? सेकंड टेबल में लिखा हुआ है, इफ़ अ विटनेस डज नॉट शो एट कोर्ट एवरी थर्ड डे ही विल बी कॉल्ड अपॉन अनटिल ही शो। अगर जो विटनेस है वो शो नहीं होता कोर्ट में तो हर तीसरे दिन उसको बुलाया जाएगा। ठीक है ना, हर तीसरे दिन उसको बुलाया जाएगा जब तक वो हाज़िर नहीं होता, कोर्ट में हाज़िर नहीं होगा। ठीक है, थर्ड टेबल में क्या लिखा हुआ है? वन हु हैज़ कॉन्फेस्ड अ डेप्ट और अगेंस्ट whom in judgment has been pronounced you have 30 days to pay a debt। अगर किसी ने किसी दूसरे से उधार लिया है और वो वापस नहीं कर रहा उसको, तो वो जो नहीं है उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है और वो पाबंद होगा 30 दिन के अंदर अंदर अपना जो नहीं है कर्जा अदा करने में। अगर कर्जा अदा नहीं करेगा 30 दिन के अंदर अंदर तो वो उसको सज़ा मिलेगी। जो भी फिर कोर्ट फैसला करेगी उसके मुताबिक फिर उसको सज़ा मिलेगी। उसको 30 दिन की वार्निंग दी जाएगी। अगर वो नहीं जो कर्जा नहीं उतारेगा उसको सज़ा दी जाएगी। तो ये जो छोटे मोटे मामला तो लोगों के दरमियान होते रहते थे, जिसकी वजह से लोग झगड़ते लड़ते थे। तो उन्होंने क्या कि ये टेबल बना दी, उसमें सारे मामला का हल लिख दिया उन्होंने। तो अब चौथे टेबल में क्या लिखा हुआ है? इफ़ अ फादर सेल हिज सन 3 टाइम्स। अगर कोई बाप अपने बच्चे को 3 दफ़ा बेच देता है, उसे सेल कर देता है। पुराने वक्तों में लोग अपने बच्चों को सेल करते, बीवियों को सेल करते, बहनों को, बेटियों को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। तो जब वो उनको सेल कर, इफ़ अ फादर सेल हिज सन 3 टाइम्स द सन इज़ फ्री। सन जो है अब आज़ाद हो गया, खुद मुख्तार हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। अब कोई भी उस पर जो नहीं है उसका वाली वारिस नहीं, गार्डियन उसका कोई नहीं होगा, फ्री हो जाएगा वो। ठीक है, इफ़ हेरिटेंस गोज़ टू द नियरेस्ट मेल रेलिवेंट इफ़ देयर इज़ नो हेयर।
और इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई आपका जायदाद का वारिस नहीं है कोई भी, तो आपके जो नियरेस्ट जो होंगे रिश्तेदार होंगे उसको आपकी जायदाद दे दी जाएगी। इफ़ अ चाइल्ड इज़ बोर्न ड्रेडफुली डिफॉर्म्ड ही शैल बी किल्ड इमीडिएटली। अगर कोई बच्चा अब नॉर्मल पैदा हो गया, डिफॉर्म में शेप में है, तो वो अच्छी सूरत नहीं है, उसके कान कोई टेढ़ा है, कोई उसका नाक नहीं है, किसी के बाजू नहीं है, तो उसको इमीडिएटली किल करने की इजाज़त दे दी गई थी। ठीक है, तो 5वें टेबल में लिखा है फीमेल मस्ट हैव गार्डियन। जो फीमेल है उसका गार्डियन होना ज़रूरी है, वो अपना गार्डियन ज़रूर रखती है, वो गार्डियन के बगैर फीमेल को कोई भी नहीं मानते। ठीक है, तो फीमेल का गार्डियन होना ज़रूरी है। 6 टेबल में क्या लिखा हुआ है, यू कैन नॉट टेक अनदर पर्सनस प्रॉपर्टी, कि तुम किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। ठीक है ना, किसी पर उसकी जगह का गिराव करके उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकते, अपनी प्रॉपर्टी उसे नहीं कह सकते। 7 टेबल में लिखा है रोड्स मस्ट बी केप्ट इन ऑर्डर, यू कैन हैव फ्रूट दैट हैज़ फॉलन ऑन अदर फॉर्म्स। तो इसमें लिखा अगर किसी का दरख्त लगा, उसकी जो डाली आ रही है, उसका कुछ दरख्त आपके घर की तरफ झुका हुआ है, तो उसमें से जो फल पकते हैं, जो गिरते हैं, जो फल पक के गिर जाता है, उसको आप खा सकते हैं, उसके खाने की इजाज़त है। ठीक है, 8 टेबल में क्या लिखा है, इफ़ यू आर स्लेन वाइल स्टीलिंग एट नाइट यू डिज़र्व टू डाई। अगर आप रात को चोरी करते वक्त पकड़े जाते हैं और कत्ल हो जाते हैं, तो आप इसको डिज़र्व करते हैं कि आपको मार दिया जाए। ठीक है ना, कोई रात के अंधेरे में कत्ल करता है। थीव्स कैन नॉट किल्ड बाय डे, और जो चोर होते हैं उनको दिन दहाड़े मारने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, एनी पर्सन हु बर्न्स अ बिल्डिंग और कॉर्न्स बाय बिल्डिंग विल बी पुट टू डेथ बाय बर्निंग एट द स्टेक। इफ़ यू आर फाउंड गिल्टी ऑफ गिविंग फॉल्स विटनेस यू शैल बी हर्ल्ड डाउन फ्रॉम द जर्पियन रॉक। अगर किसी ने किसी की बिल्डिंग को जलाया, किसी की फसल को जलाया, या ऐसा कोई गलत अमल किया जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, तो जिसने किया है उसी को भी वैसा ही नुकसान दिया जाएगा। अगर उसने फसल जलाई है, उसको फसल के अंदर ही जला दिया जाएगा या उसको आग लगा दी जाएगी। अगर उसने किसी की बिल्डिंग गिराई है, तो उसकी बिल्डिंग गिरा के उसको उसी के जो नहीं है मलबे में गिरा कर मार दिया जाएगा। इसमें यह लिखा हुआ है। 9 टेबल में लिखा हुआ है द पेनल्टी ऑफ रिसीविंग अ ब्राइब फॉर अ डिसीजन इज़ डेथ। अगर किसी जज ने अपना फैसला सुनाने में किसी से रिश्वत लिया है या लेन देन किया है, तो वो सजाए मौत का हकदार है। ठीक है, तो जो आगे 10 टेबल है वो देखें, यू कैन नॉट बर्न अ कॉप्स इन दी सिटी। जो आप मैयत को जलाते हैं, वो आप सिटी के अंदर मैयत को नहीं जला सकती। वुमेन कैन नॉट वेल एट फर्नल्स, और जो वुमेन है वो जनाज़ेगाह में या फिर जो फर्नल्स होते हैं कब्रिस्तान, वहाँ पे आहो गुजार नहीं कर सकती। ठीक है, रो नहीं सकती। 11 टेबल, मैरिज बिटवीन प्लेबियंस एंड पर्शियंस आर फॉरबिडन। जो प्लेबियंस और पर्शियंस जो है, ये उन्होंने अपने ज़ात का फ़र्क रखा हुआ था। कुछ आला दर्जे के लोग थे, कुछ निचले दर्जे के लोग थे। जो आला दर्जे के लोग हैं, जो निचले दर्जे के लोगों के साथ रिश्तेदारी नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, वो अपने दर्जे में रहकर रिश्तेदारी करेंगे, और निचले दर्जे के निचले दर्जे में रहकर रिश्तेदारी करेंगे। आपस में वो रिश्तेदारी किसी भी किस्म का रिलेशन नहीं कर सकते, इससे मना किया गया था। अब 12 टेबल में क्या है, 12 टेबल लिखा है वट एवर लॉ पासिस थ्रू दी सेनेट शैल बी लॉ। अगर सेनेट के थ्रू कोई और लॉ पास होता है तो वो भी लॉ ही माना जाएगा, उसको नया लॉ माना जाएगा, वो इन लॉ से ऊपर होगा, इन लॉ के ऊपर बारी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर मैंने 12 टेबल का दिया, अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत मिस्टेक मेरी नज़र आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना, कि जो भी क्वेश्चन होगा आपका तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दुआ में क्या याद रखिएगा। अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।